वेलकम टू अवर 1D एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको लेवल और पैटर्न मालूम चलता है कि किस लेवल और पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखिए आपका एलपी का एग्जाम लगने वाला ही स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 नवंबर से। इसके बाद दिसंबर में आपका टेक्नीशियन का एग्जाम लगेगा। तो जितना समय अभी आपके पास बचा है इस समय का आपको अच्छे से प्रयोग करना है और ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और इन प्रैक्टिस सेटों में जो टॉपिक आपको नहीं तैयार है उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यह हमारा एलपीएन टेक्निक सीरीज का 9वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 8 वीडियोज कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। आज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ में प्रक्रिया नहीं करती, आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम हवा के साथ क्रिया करने के बाद एल्युमिनियम में ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो ऑक्साइड की परत होने के कारण जो है ये ठंडे या गर्म पानी के साथ में डालने पर कोई भी प्रक्रिया नहीं करती है। आपके ऑप्शन में देखिए एल्युमिनियम रखा गया है। किसी प्रश्न में आपके साथ में लोहा या फिर जिंक भी रख सकता था। तो लोहा और जिंक जो है ये भी ठंडे या गर्म पानी के साथ में कोई भी प्रक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ में क्रिया कर लेती हैं। ये भी आपको याद करके चलनी है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम लिखा गया है, ये काफ़ी अपक्रियाशील धातुएं होती हैं और ठंडे या गर्म पानी के साथ में ये क्रिया कर लेती हैं। लेकिन एल्युमिनियम, फेरस, जिंक इस प्रकार की धातुएं ठंडे या गर्म पानी के साथ में क्रिया नहीं करती हैं। इसलिए सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1 वाट कितने के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो वाट जो होता है वो शक्ति की यूनिट होती है और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य अपान समय जो होता है ये पावर के बराबर होता है। अगर आप 1 वाट की बात करेंगे तो कार्य की यूनिट जो होती है वो जूल होती है और समय की सेकंड होती है। तो 1 की बात करेंगे 1 वाट की, तो 1 जूल पर सेकंड जो होगा वो 1 वाट के बराबर होगा। सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। दूसरे में देखिए अर्घ भी लिखा गया है। तो अर्घ कितने के बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, तो अगर आपको अर्घ में लिखना है इसकी यूनिट तो 10 की पावर 7 अर्घ प्रति सेकंड जो होगा वो इसकी 1 वाट की यूनिट हो जाएगी, जो कि इसमें गलत लिखा गया है। और मीटर पर सेकंड किसकी होती है, वेग की होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1 जूल पर सेकंड जो होगी वो 1 वाट के बराबर होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपको विषम की पहचान करनी है। तो यहाँ पर मिश्र धातु लिखी गई है, वायु लिखा गया, दूध लिखा गया, जल लिखा गया है। तो विषम इसमें से कौन सा होगा। देखिए मिश्र धातु जो है एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है, तो ये भी आपका मिश्रण हो गई। ठीक है, वहीं पर वायु क्या होती है, अनेक गैसों का मिश्रण होती है वायु, तो ये भी आपका मिश्रण हो गया। दूध क्या होता है, ये भी मिश्रण होता है, क्योंकि दूध में आपको मालूम है पानी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होती है, तो इन सभी के मिश्रण से दूध बनता है। वहीं पर जो जल होता है ये यौगिक है, आपका कंपाउंड है, क्योंकि जल का फार्मूला क्या होता है, जल का फार्मूला H2O होता है। तो ये एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। बाकी ऊपर आपको तीनों मिश्रण दिए गए हैं, इसलिए अलग कौन होगा, अलग होगा चौथा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, पीएच मान जो है वो 7 से 14 में जो वृद्धि कर रहा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। देखिए पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक होती हैं, आप सभी को मालूम है। 7 यहाँ पर उदासीन होता है और 1 हमारा हाईली एसिडिक होता है और 14 जो वैल्यू होती है ये हाईली बेसिक की वैल्यू होती है। यदि आप 7 से 14 की ओर जा रहे हैं मतलब आप बेसिक नेचर आपका बढ़ता चला जा रहा है, और बेसिक को डिसाइड करेगा OH माइनस आयन और एसिडिक को डिसाइड करेगा H प्लस आयन। समझ गए। तो कह रहा है 7 से 14 की ओर आप जा रहे हैं मतलब आप हाईली बेसिक की ओर जा रहे हैं, तो OH आयन की सांद्रता जो है ये बढ़ती चली जाएगी। समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। वहीं पर अगर आप 14 से 7 की ओर आएंगे तो OH आयन की सांद्रता जो है ये घटेगी। अगर आप एसिडिक की बात कर रहे हैं तो अगर आप 1 से 7 की ओर जा रहे हैं तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो घटेगी, क्योंकि आप 7 की ओर जा रहे हैं, न्यूट्रल की ओर जा रहे हैं, इसलिए सांद्रता घटेगी। अगर आप 1 की ओर आएंगे, 7 से 1 की ओर आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से आप लोग ये चारों चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे बहुत कंफ्यूज कराएगा कि किसकी घटेगी किसकी बढ़ेगी। तो मैंने बता दिया कि 14 की ओर आप जा रहे हैं तो ये हाईली बेसिक हो जाएगा,
एक की ओर आप जा रहे हैं तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी, और हाईली बेसिक की ओर जा रहे हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक को तैयार करके चलना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, ये आपको बताना है। तो विद्युत प्रवाह संभव होगा वो इलेक्ट्रॉनों की गति पर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर जो होती है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की ओर चलते हैं। ये भी आपको ध्यान करके चलना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो इलेक्ट्रॉनों की गति जो है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह को संभव बनाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो वृद्धि हार्मोन कैसा काम करता है, वैसे नाम से आपको पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन जो है वो ज़्यादातर वृद्धि करने के काम में करता है, चाहे वो पादप की हो और चाहे वो जंतुओं की हो। लेकिन ये कभी कभी अवरोधक की भांति में भी काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो ऑक्सिन आपका हार्मोन होता है पादपों में, वो क्या करता है, तने के वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। लेकिन जो जड़ में अनावश्यक वृद्धि होती है उस पर नियंत्रण का कार्य भी जो होता है वो ऑक्सिन नामक हार्मोन जो है करता है, जो कि एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में ये वृद्धि हार्मोन जो है वो कार्य करते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपको बताना है। तो सोयाबीन का उत्पादक राज्य करेगा तो सही होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। तो अभी भी अगर हम 2024 की डाटा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक में मध्य प्रदेश आगे हो गया है। तो मध्य प्रदेश को याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान। तो इतना बस याद कर लीजिएगा। इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। कहीं पर अगर महाराष्ट्र ज़्यादा हो गया किसी साल में तो किसी साल में MP में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम 2024 की बात करेंगे तो MP में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य बना है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो राजस्थान तो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें उत्पादन की तो 2024 में अगर उत्पादन हुआ है MP में 55 लाख टन जो है ये सोयाबीन उत्पादक राज्य है। उसी के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो 50 लाख टन के साथ में महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान तो बहुत ही कम है। इनके मुकाबलों में 10 लाख टन का ये महाराष्ट्र में, ये आपका राजस्थान में उत्पादन हुआ है। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में आपको अपडेट करके चलना है। अगर MP में कहीं पर खेती खराब हो जाएगी तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 सोयाबीन में आ जाएगा। तो हर साल आप लोग जब भी पेपर देने जाएं तो एक बार इसको देख करके अवश्य जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो ये तो आपका न्यूटन का प्रथम नियम है जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। यहाँ पर इनर्शिया लिखा गया है, समझ गए। तो इनर्शिया क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, या फिर जड़त्व का प्रथम नियम क्या कहता है। कोई भी वस्तु जो है वो स्थिर रहना चाहती है अगर वो स्थिर अवस्था में है। अगर वो गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहती है जब तक उसमें कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे हमारा यहाँ पर कोई पेन रखा है और पेन रखा है तो ये हमेशा स्थिर अवस्था में रहना चाहता है जब तक आप इसमें कोई बाह्य फोर्स लगा करके उसे उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे आपने साइकिल में कोई पैडल मार करके साइकिल को छोड़ दिया तो वो साइकिल हमेशा नाचना ही चाहती है, मतलब घूमना ही चाहती है जब तक कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता है। बाह्य फोर्सों में जैसे आपका ग्रेविटी भी आपका बाह्यतम फोर्स में आ जाती है, हवा भी आपका बाह्य फोर्स में आ जाती है। तो ये सभी बाह्य फोर्स लग करके उसकी अवस्था को डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर वो स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, अगर गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा जड़त्व का नियम ये कहता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मतलब कि मोजली की आवर्त सारणी जो है उसके अनुसार धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो चलिए आवर्त सारणी में देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी पीरियडिक टेबल है, इसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। अगर हम धातुओं की बात करेंगे, धातुएं हमारी जो हैं वो लेफ्ट साइड में रखी गई हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में धातुएं रखी गई हैं। अगर हम उप धातुओं की बात करेंगे तो एक जिगजैग रेखा यहाँ पर बनी गई है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
टेलेनियम और पोलेनियम, ये आपकी उपधातुएं हैं। इनके गुण जो होते हैं धातु और अधातु दोनों के गुण जो होते हैं तो इन्हें हम लोग उपधातुएं कहते हैं। तो उपधातुओं के इधर जो होंगी वे आपकी धातुएं होती हैं और उपधातु के इधर जो धातुएं होती हैं वो आपकी अधातुएं होती हैं। तो अगर आपसे अधातु पूछेगा तो राइट साइड आपको लिखना है आवर्त सारणी के, अगर आपसे पूछता है धातु तो आपको लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है, समझ गए। तो ये जितनी भी आपके धातुएं हैं ये सारी आप देख सकते हैं। अगर हम धातुओं की गुण की बात करेंगे तो धातुएं जो होती हैं अगर आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ये बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो इनकी जो है अगर हम धात्विक गुण की बात करेंगे तो घटता है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आने की बात करेंगे तो इनका धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनका धात्विक गुण बढ़ेगा, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण जो है घटता है। ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन जो है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो अकबर के दरबार के 9 रत्न आपको हमेशा याद करके चलने हैं। तो कौन नहीं था, सही ऑप्शन होगा उस्मान अली खां, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 3 तो देखिए यहाँ पर आपको दे दी गए हैं, राजा टोडरमल हो गए और यहाँ पर लिखा गया है फ़कीर अजुद्दीन जो हैं ये दूसरे हो गए और अबुल फजल। तो 3 तो आपको दे दिए गए और भी आप लोग इनके 9 रत्न जो हैं उनको याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको फंसाने का प्रयास करता है। जैसे फैजी हो गए, ये चौथे आपके हो गए। तानसेन को तो आप सभी जानते ही होंगे, तानसेन भी आपके होते हैं 9 रत्नों में। बीरबल आपके हो गए। ठीक है, टोडरमल तो लिखा ही गया है। राजा मान सिंह हो गए, ये भी 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी आपके 9 रत्नों में से एक थे। और मुल्ला दो प्याजा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 3 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 9 हमारे आपके 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, एक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह से फंसाने का प्रयास करेगा, तो 9 को आप लोग याद करके चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लवण अम्लीय है, ये आपको बताना है। तो साल्ट कैसे बनता है, जब आप एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपको सॉल्ट मिलता है और आपको वाटर मिलता है, ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। तो साल्ट का नेचर अगर आपको देखना है ये अम्लीय है, उदासीन है, बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है, तो ये डिसाइड करते हैं एसिड और बेस। अगर आपने एसिड जो है स्ट्रांग ले लिया है और बेस को आपने वीक लिया तो जो साल्ट बनेगा जो स्ट्रांग है उसी का नेचर का होता है। तो अगर आपने एसिड स्ट्रांग लिया है तो साल्ट भी आपका अम्लीय लवण बनेगा। अगर आपने बेस स्ट्रांग लिया है तो साल्ट आपका बेसिक लवण बनेगा। अगर दोनों स्ट्रांग होंगे तो साल्ट आपका न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। अगर दोनों आपके वीक होंगे तो साल्ट आपका एम्फोटेरिक या उभयधर्मी हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 होता है। और ये कैसे मिलके बनता है, NaOH के साथ में क्रिया करा दीजिए H2CO3 की। तो यहाँ पर NaOH जो है ये आपका प्रबल क्षार में आता है, मतलब कि स्ट्रांग बेस में आ गया, स्ट्रांग बेस सही है। और अगर हम अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका वीक एसिड में आ गया। तो गुण किसके आएंगे साल्ट में, जो स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग क्या है, इसमें बेस स्ट्रांग है तो सोडियम कार्बोनेट जो होगा ये किस प्रकार का नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। समझ गए। इसी प्रकार से अमोनियम फास्फेट जो होता है ये आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बनता है, इसलिए इसका नेचर जो होगा वो उभयधर्मी नेचर का होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनता है, इसलिए इसका नेचर जो होता है उदासीन नेचर का ये होता। और नेक्स्ट देखिए नीचे लिखा गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो होता है इसमें दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रबल क्षार है तो इसका भी नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। तो अगर 4 ऑप्शन में देखें तो कोई भी इसमें जो लवण है वो अम्लीय नहीं है। समझ गए, क्योंकि ये भी बेसिक हो गया, ये भी बेसिक है, ये उभयधर्मी नेचर का हो गया, ये उदासीन हो गया। तो कोई भी लवण इसमें अम्लीय नहीं है। लेकिन रेलवे ने इसमें सोडियम कार्बोनेट को लिखा है जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है।
अगर इसमें रेलवे को अम्लीय लवण रखना था तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड वाला रखना चाहिए था। अगर इसमें इसने NH4Cl इस प्रकार का कोई ऑप्शन रखा होता तो ये आपका एसिडिक साल्ट में चला जाता। तो ये गलती को आप लोग सुधार लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको बताना है। देखिए जब भी ये निषेचन क्रिया के बाद जो है वो पूछा जा रहा है एक बीज किस में चेंज हो जाता है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो बीज जो है वो बीजाणु में चेंज हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अंडाशय किस में चेंज हो जाता है, अंडाशय फल में चेंज हो जाता है। वर्तिका मुरझा कर गिर जाती है, वर्तिकाग्र मुरझा करके गिर जाते हैं। पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल पुंज, ये सभी आपके मुरझा करके गिर जाते हैं, याद रखिएगा। तो दल पुंज हो गया, बाह्य दल पुंज हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, वर्तिकाग्र या वर्तिका, ये सब मुरझा कर गिर जाते हैं। बीजाणु जो है इसमें से क्या बीज में परिवर्तित, बीजाणु जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल में हो जाता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बन जाती है, और अंड कोशिका जो है वो भ्रूण कोशिका बन जाती है। ये सब चीज़ें आपको याद करके चलनी है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है यदि आपके पास में 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन की दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच में दूरी जो है वो 2 मीटर की हो, ये आपको बताना है। तो जब भी दो पिंड आपको दिए गए हैं, इनके बीच में आपको आकर्षण बल अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है G(m1 m2 अपान r²) उनके बीच की दूरी का, ठीक है। तो यहाँ पर F आपको निकालना है, और G की वैल्यू मैंने आपको बताया था हमेशा आपको याद करके चलनी है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 होती। ये आपको हमेशा याद करके चलनी है, ये बदलती नहीं है। दिया गया है आपको m1 m2 तो 20 दिया गया है m, और m2 दिया गया है 50, और अगर आप अपान करेंगे तो यहाँ पर 2 मीटर दूरी उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 166.75 × 10⁻⁻10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपके पास हमेशा याद होना चाहिए, और आपको जी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हर दूसरे सेट में रिपीट होकर के आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था, और मैं आपको हर बार कराता हूं ताकि आपको मालूम चल सके कि क्वेश्चन रिपीट कितने किए जाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो ये सीरीज थी आपकी मेंडलीव की, ठीक है। वहीं पर अगर आपसे परमाणु क्रमांक के आधार पर पूछेगा तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के अनुसार सही करनी है, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सन भी आपसे पूछता है कि कब जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई थी, जो 1869 में बनाई गई थी। उस समय तत्वों की संख्या जो 63 थी, ये भी आपको याद करके चलनी है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी कब बनी है, मोजले के अनुसार 1913 बनी है, और तत्वों की संख्या लगभग आपकी 118 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपका आया है। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आपको I दी गई है और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको E दिया गया है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किए जा सकती है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन होगा। तो धारा बराबर क्या होता है, देखिए धारा का फार्मूला क्या होता है, धारा बराबर आवेश अपान समय होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब कि I बराबर Q अपान T होता है, और Q बराबर अगर आपको यहाँ पर आवेश के फार्म में चेंज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फार्म में चेंज करना है, तो Q बराबर Ne भी होता है, Q बराबर Ne होता है। तो अगर आपको आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के फार्म में चाहिए तो यहाँ पर आप Ne कर लीजिए, Ne अपान T। पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, मतलब कि N की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो N को आप इधर ही रख लीजिए और T को आप इधर भेज दीजिए, तो IT अपान और E आ जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, N जो डिसाइड कर रहा है
वो IT/E ये कहाँ पर दिया गया है, ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो Q बराबर IT याद कर लीजिएगा, Q बराबर IT याद कर लीजिए, और Q बराबर जो होता है वो NE होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर से N की वैल्यू निकाल लेंगे तो IT/E आ जाएगी। इस तरह से एक सिंपल फार्मूला भी आपके सामने आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक जो है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ये आपको बताना है। देखिए पादप ऊतकों में मैंने आपको बताया था कि पादप के ऊतक जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका विभाजोत्मक ऊतक होता है और एक आपका स्थायी ऊतक होता है, ठीक है। विभाजोत्मक ऊतक होता है और एक आपका स्थायी ऊतक होता है। अब ये बात कर रहा है आपसे स्थायी ऊतक की, तो स्थायी ऊतक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सरल ऊतक और एक आपका जटिल ऊतक, ठीक है। तो जो सरल ऊतक होते हैं वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और आपका सक्लेनकाइमा। तो सरल ऊतक में जो कठोर और मजबूत बनाता है एक पौधे को, वो उसमें आपका सरल ऊतक ही होता है। और कठोर की और मजबूत की बात करेंगे तो सक्लेनकाइमा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। इनकी कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे पेड़ की छाल हो गई, लकड़ी हो गई, ये सभी सक्लेनकाइमा से मिलकर के बनी होती हैं। और इनकी कोशिकाओं में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा पौधे को कठोर और मजबूत कौन बनाता है, तो आपको सक्लेनकाइमा हिंदी में अगर लिख देता दृढ़ ऊतक तो आप आसानी से समझ जाते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, ये आपको बता रहे हैं। तो एकल आवृत्ति अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या सही करना है, टोन सही करना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ इसी प्रकार से डेफिनेशन आपसे पूछता है कि एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है और अनेक आवृत्तियों की आवाज़ को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। यहाँ पर नोट लिखा गया, नोड कहते हैं उसे, ठीक है। तो जब अनेक कहेगा तो आपको नोड सही करना है, और यदि एकल कहेगा तो आपको टोन सही करना है। बस इतना ही आपको तैयार करना है। बहुत बार एग्जाम में आपसे रिपीट करके ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रसारण केंद्र जो है उसमें 71 × 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित किया जाता है। तो तरंग का आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल भी थोड़े थोड़े आने चाहिए और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए दिया क्या गया है, आपको आवृत्ति दी गई है। आवृत्ति को अगर हम लोग n से लिख लेते हैं तो n बराबर आपको 71 × 10⁴ दिया गया है, और यहाँ पर आपको दी जा रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से आप जान गए कि आपको वेग दिया गया है, तो v बराबर 3 × 10⁸ आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य पूछी गई है, मतलब लेम्डा आपसे पूछा गया है। तो इसके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, v बराबर n लेम्डा, इनके बीच में रिलेशन होता है। निकालना क्या है, आपको लेम्डा निकालना है, तो v/n हो जाएगा। v आपको दिया गया है 3 × 10⁸ और n आपको दिया गया है 71 × 10⁴, ठीक है। तो 10⁴ से 10⁴ कट जाएंगे तो यहाँ पर 10⁴ बचेगा। तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो 4 0 आप यहाँ पर से करके नीचे 71 कर लीजिए। अब यहाँ पर 30,000 में अगर आप 71 का भाग करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 422.5 मीटर के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा, v बराबर n लेम्डा के, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन होगा ये। इसमें देखिए आपसे फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 में कौन से भारतीय ने जीता था। तो ये पुरानी करंट अफेयर थी, तो अभी हम लोग अपडेट करके 2024 में पढ़ेंगे कि किस टूर्नामेंट में किसी भारतीय ने पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे भारतीय से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जो भारतीय ने किन्हें जीता है। तो मेंस डबल हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये आपका टेनिस का होता है। इसमें मेंस डबल में रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा नाम, रोहन बोपन्ना ये भारत के थे, और
मैथ्यू एबडेन, ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। टेनिस से ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंडियन ने किसी ने खिताब जीता है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। पिछले बार जहाँ जहाँ पर इंडियन ने कोई भी खिताब जीता था वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है आपका। ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरुआत में ही आपका होता है, पुराने में श्रीकांत ने जीता था, अभी नए में आप लोग रोहन बोपन्ना को याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ में क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करती है? तो हमने आपको बताया था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे आपके अम्लीय नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में प्रक्रिया करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। और उसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अभी भी आपको बता रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ट्रिक आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। तो उनके लिए ट्रिक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जनाबे अली, बेकार, गए, पंजाब, सनकी हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए जनाबे अली से जेडन, एल, बेकार गए में बीई, जीए गैलियम, पंजाब मतलब कि पीबी और सन की मतलब एसएन टीन। तो इस प्रकार से जेडन, एल, बेरिलियम, गैलियम, लेड और टिन जो हैं ये धातुएं जो हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब इनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे? जैसे जेडन जो ऑक्साइड बनाता है ZnO, ये आपका उभयधर्मी नेचर का होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 होता है, ये आपका उभयधर्मी नेचर का होगा। इसी प्रकार से BeO औरों के जितने के भी ऑक्साइड बनेंगे वे सभी आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से आप लोग ये ट्रिक अवश्य देख लीजिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये दो तत्व तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। ज़्यादातर ऑप्शन में आपके यही दोनों तत्व रखते हैं कि कौन से ऐसे आपके धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक बनाते हैं, तो उसमें आपको जिंक और एल्युमिनियम ज़्यादा देता है। लेकिन सबको आपको याद करके चलना है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। तो सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में होती है। और जब सेल जलता है तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होती है? जैसे कोई तना हुआ धनुष है ना, तने हुए धनुष में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब तीर चल जाएगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक धनुष जो है तना हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो बांध का पानी होता है वो रुका हुआ होता है, स्थिर होता है, और जैसे बांध खुलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। अगर हम सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो जो चीज़ चल रही होती है, जैसे हमारी पवन चक्की है ये चलती रहती है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। कोई दौड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर यहाँ पर बंदूक से गोली चलाई जा रही है तो उसमें भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो चीज़ चलायमान होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। नाभिकीय ऊर्जा किस में होती है? जैसे कहीं पर नाभिकीय विखंडन से कोई क्रिया हो रही है, किसी चीज़ का विखंडन हो रहा है या फिर किसी चीज़ का संलयन हो रहा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो इन सभी एग्जाम्पल को आपको याद करके चलना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ में चमकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है गैसों के इलेक्ट्रॉन और आयनों का एक संयोजन होता है। ठीक है, तो ये जब उत्तेजित होता है
तो अपनी मूल अवस्था में आने के लिए फोटान को उत्सर्जित करता है। तो फोटान को जब उत्सर्जित करता है तो ये चमकने लगता है। तो प्लाज्मा आप लोग सही करना है। और ये आपका ट्यूबों में होता है, आप सभी जानते हैं। और सूर्य और तारे भी जो हैं वो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो किसी भी ट्यूब में या फिर सूर्य और तारे में तो चमकने के लिए जो है प्लाज्मा एक पदार्थ होता है जो कि आपकी पदार्थ की अवस्थाओं में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर कार्ड जो है इसमें 2018 के आपको पूछे गए थे सीओ। तो अभी आप लोग 2024 का डाटा अपडेट कर लीजिएगा। तो कुछ आपको पुरानी करंट अफेयर भी नए अपडेट के साथ करा दे रहे हैं ताकि आप इसी प्रकार से नए तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार कर सकें। तो मास्टर कार्ड के अगर इस समय 2024 के सीईओ की बात करेंगे तो उनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, माइकल माईबैक है। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। 2024 में मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं उनका नाम है ये। पुराना डाटा के अनुसार अजय पाल सिंह बांगा थे और अभी जो अजय पाल सिंह बांगा हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये पुराना डाटा के अनुसार थे, ठीक है। अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, ये भी पुरानी करंट अफेयर से है, इसे भी अपडेट करके हम लोग नई वाली कर लेते हैं। तो पूछा गया था पुरुषों के एशिया कप में हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है, ये आपको बताना है। तो हॉकी की बात करेंगे तो अगर एशिया कप की बात करते हैं तो 2023 में आपका एशिया कप हुआ था। तो इसमें जो है पहले तो भारत ने पिछले वाला जो 2017 था उसमें मलेशिया को हराया था। अभी अगर 2023 की बात करेंगे तो भारत जीता है और किसको हरा करके जीता है, पाकिस्तान को हरा करके जीता है। जीता भारतीय है लेकिन अब की बार 2023 में किसको हराया है, पुरुषों की टीम ने पाकिस्तान को हराया है। अगर हम महिला की बात करेंगे, फीमेल की टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर ही भारत जीता है 2023 वाला, इसे भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। भारत जीता लेकिन किसको हरा करके जीता है, जापान को हरा करके जीता है। तो जापान हमारा उप विजेता होगा, भारत हमारा विजेता होगा। 2023 का भी आपको याद करना है। 2023 वाला कहाँ पर हुआ था, ये ओमान में हुआ था। तो इस प्रकार से आपको नई वाली करंट अफेयर तैयार करके चलनी है। और फीमेल वाला कहाँ पर हुआ है, रांची में हुआ था। एशिया कप की बात करें तो ये हमने चर्चा की है सारी एशिया कप की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित एक पुस्तक जो है काफ़ी फेमस हुई है और आगे भी ये पुस्तक पूछी जा रही है। तो अभी हम लोग इसको चेंज करके नया डाटा के अनुसार पढ़ेंगे कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक जो हैं, ये पिछले सेट में मैंने आपको कराया था कि ये पुस्तक जो है ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। इन्होंने रामायण के ऊपर एक सीरीज चला रखी थी जिनमें इन्होंने 2015 में एक पहली पुस्तक लिखी जो किस पर थी, वो राम जी के ऊपर थी। 2017 में एक पुस्तक निकाली जो किसके ऊपर थी, ये सीता जी के ऊपर पुस्तक निकाली थी। और पिछले वाले में पूछा गया था कि 2019 में जो पुस्तक आने वाली है वो किसके ऊपर पुस्तक निकाली थी, वो रावण के ऊपर निकाली थी। फिर 2022 में नई इनकी पुस्तक एक सीरीज आई रामायण में, वो लंका के ऊपर आई है, वार ऑफ लंका। तो ये चारों पुस्तक जो हैं अमीश त्रिपाठी की हैं और इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने 2022 तक रामायण सीरीज में इतनी किताब निकाली हैं और पिछले वाले पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी दिमाग में थोड़ा से आप किनारे पर इसे डाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए पुराने करंट अफेयर से था जिसे हम लोग अपडेट करके नई वाली को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ आपसे पूछे गए थे। तो अभी आप लोग बताइए कि इस समय कौन है, इस समय देखिए कौन है, आप लोग नए डाटा के अनुसार याद कर लीजिएगा। पेक्का, नाम अजीब है लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं। पेक्का लैंडमार्क जो हैं ये 2020 से लेकर के अभी तक नोकिया कंपनी के सीईओ बने हुए हैं। तो पहले जो थे वो राजीव सूरी थे और अभी जो है पेक्का लैंडमार्क हैं जो 2020 से लगातार बने हुए हैं। सुंदर पिचाई की बात करेंगे तो ये कौन है, गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। अजय पाल सिंह बांगा मैंने बताया कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और ये इंडियन हैं, ये भी इंडियन है। सत्या नडेला भी आपके इंडियन हैं, भारतीय मूल के हैं। तो सत्या नडेला कौन है, अगर हम बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो जहाँ जहाँ पर भारतीय मूल का कोई बन रहा है उसे आप लोग अपडेट करके अवश्य रखा करिए। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपकी पूछे जा रहे हैं, समझ गए। चलिए
आज का देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, इसमें पूछा जा रहा है और ये 27 नंबर क्वेश्चन है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो हमने इस सेट में आपको 27 क्वेश्चन कराएं, कुछ आपको पुरानी करंट अफेयर से आपको नई वाली करंट अफेयर से अपडेट कराने का प्रयास किया है। तो देखिए आपके एलपीएन टेक्नीशियन में 20 आपके देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपको तैयार करके ही चलने हैं और 20 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। जो 10 आपकी करंट अफेयर आ रही हैं, मान लीजिए जितना आपने पढ़ाई की अगर 5 भी आप सही कर लेते हैं तो इन आपके 30 क्वेश्चनों में आप 25 स्कोर करके आएंगे और आप सभी से आगे होंगे। तो इतनी आपको तैयारी करके चलनी है कि आपको साइंस के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। जो न्यूमेरिकल हैं उनके फार्मूले से आप लोग न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिए। कुछ कठिन आ रहे हैं तो उनको आप लोग टॉपिक वाइज आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आज हमको इस टॉपिक पे तैयार करना है। इसलिए मैं आपको पिछले साल का पेपर कराता हूँ ताकि आपको अपना लेवल मालूम चल सके, ठीक है। तो अभी आप लोग बताइएगा इन पिछले साल के पेपर में से क्या आप इस समय 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हमारी 9वां वीडियो था एलपीएन टेक्निक सीरीज का। हम आपको नए वाले वीडियो भी करा रहे हैं जो आपका एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन का पूछे गए थे, उसको भी आपको रीजनिंग और जीएस करा रहे हैं। उसे भी आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर से देख सकते हैं और इसके पहले के 8 वीडियो देख लीजिएगा, आपको साइंस में काफ़ी बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड बताइएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।